नमस्कार साथियों, डेफोडिल कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मनोविज्ञान की कड़ी में हमने नए टॉपिक से शुरुआत करनी है जिसका नाम है बाल विकास। बाल विकास। आप सब लोग जानते हैं कि 2 दिन पूर्व ही शिक्षा मंत्री जी ने रीट के एग्जाम की घोषणा की है कि 2 सितंबर को ही हम एग्जाम कराने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि 2 सितंबर को ही रीट का एग्जाम आयोजित करवाया जाए। इस सस्पेंस में हम लोग या जितने भी रीट की तैयारी करने वाले लोग हैं वो भ्रमित हैं कि लॉकडाउन के चलते क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा, होगा तो फिर किस प्रकार से इसकी तैयारी करें, कौन कौन सी गाइड पढ़ें। तो जो चीज निश्चित है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक तो जिस दिन विज्ञप्ति जारी होती है उस दिन से 90 दिन के बाद कोई भी एग्जाम आयोजित होगा। ये निश्चित है कि आज अगर घोषणा करते हैं या जून के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में अगर घोषणा की जाती है तो उसके 3 महीने बाद एग्जाम आयोजित करवाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो सिलेबस है वो सिलेबस वही रहेगा जो टेट के एग्जाम का होता है। राजस्थान के अंदर 2 बार आरटेट के नाम से एग्जाम हो चुके हैं और 2 ही बार रीट के एग्जाम हो चुके हैं। जो सिलेबस उनके अंदर था वो सेम टू सेम सिलेबस इसी एग्जाम में रहेगा। लेवल 1 वालों के लिए जो एग्जाम होगा वो बात ये चल रही है और शिक्षा मंत्री ने भी अनाउंस कर दिया है कि L1 वालों के लिए जो चयन प्रक्रिया है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। L2 वालों के अंदर जो वेटेज है वो वेटेज थोड़ा सा और रियायत दी जा सकती है ताकि स्टूडेंट को एग्जाम में ज्यादा फायदा मिले, पहले के परसेंटेज से उनको ज्यादा नुकसान ना हो। और बाकी सारी की सारी बातें हैं वो गवर्नमेंट की है और मेरा ये मानना है कि जब तक ये प्रभाव बढ़ता रहेगा तो शायद एग्जाम आगे होने की संभावना है। फिर भी यदि हम स्थिति को कंट्रोल कर लेते हैं तो शायद 2 सितंबर एग्जाम है, पर अपने हाथ में 90 दिन है तो आप चाहो तो 90 दिन का सदुपयोग करके अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अपन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने 2 टॉपिक कर लिए थे, मनोविज्ञान और मनोविज्ञान का परिचय, और उसी की एक शाखा शिक्षा मनोविज्ञान और उसका परिचय। अब अपन सिलेबस पर आते हैं। सिलेबस यानी कि जो जिस नाम से, जिस टाइटल से हमारा पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया उसका नाम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है। हम बाल विकास के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है बाल मनोविज्ञान। जिस प्रकार से आपने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा उसी प्रकार से एक शाखा यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान। बाल शब्द का तात्पर्य यहाँ पर ये लिया जाएगा कि जो 1 से लेकर के 18 वर्ष तक का हो, या 1 का मतलब ये हो जाएगा कि शुरुआत, और शुरुआत आप जानते हो कि बालक की गर्भ से होती है, और 18 का मतलब अब ये किशोर अवस्था पूर्ण कर चुका है, यानी कि अब ये परिपक्व हो गया है। तो बाल मनोविज्ञान का तात्पर्य, ये जो बालक शब्द है इस बालक का तात्पर्य ये लिया जा रहा है कि जिस दिन गर्भ धारण हो गया उस दिन से लेकर 18 वर्ष के उपरांत यानी कि परिपक्व होने तक की काल को बाल्यकाल कहा जाता है, बालक कहा जाता है। ये शब्द जो मनोविज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है इसका पहले तात्पर्य ये था कि बालक के जन्म से लेकर बाल्यकाल तक जो समय अवधि है उसका उसी समय अवधि के दौरान अध्ययन करना बाल मनोविज्ञान कहलाता था। यानी कि आरंभ के अंदर जो बाल मनोविज्ञान नाम है और वर्तमान में जो बाल विकास नाम है, उन दोनों में मूल अंतर ये है कि बाल का मतलब यहाँ पहले बाल्यकाल लिया जाता था या बाल्यावस्था लिया जाता था, और बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। बाल मनोविज्ञान के अंदर जो समय अवधि थी वो बाल्यावस्था तक थी, और बाल्यावस्था होती है 6 से 12। अब 0 से 5 भी आ गया, शेष अवस्था भी शामिल हो गई, और 12 वर्ष यानी कि बाल्यावस्था भी शामिल हो गई। इस 12 वर्ष तक के समय के इस जितने भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए जिस मनोविज्ञान की शाखा का हम उपयोग में लेते हैं, जिसका उपयोग किया जाता है, वो शाखा बाल मनोविज्ञान कहलाती है। सारांश में ये आया कि बाल मनोविज्ञान का तात्पर्य शुरुआत से यानी कि गर्भ से लेकर के 12 वर्ष तक के बालक की सभी गतिविधियों का, शारीरिक हो, मानसिक हो, सांवेगिक हो, सामाजिक हो, उनका अध्ययन करना बाल मनोविज्ञान कहलाता था। किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या जैसे जैसे
प्रयोग होते गए, उनमें विचारधारा में बदलाव आता गया। जैसे आत्मा से मन आया, मन से रूपांतरित होकर चेतना आया और चेतना से रूपांतरित होकर व्यवहार आया, व्यवहार से भी आगे रूपांतरित होकर के मानसिक प्रक्रियाओं का या वैज्ञानिक तरीके से मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना मनोविज्ञान की नवीन अवधारणा के रूप में विकसित हो चुका था। उसी प्रकार से बाल मनोविज्ञान का जब हमने ये देखा कि बाल्यकाल के बाद में भी परिवर्तन होते हैं, बाल्यकाल के बाद में भी शारीरिक विकास चलता रहता है, मानसिक विकास चलता रहता है, सांवेगिक विकास चलता रहता है और सामाजिकता, नैतिकता या व्यवहारिकता भी निरंतर प्रगति करती रहती है। तो केवल बालक तक यानी कि 12 वर्ष तक का जो ये कथन था ये सत्य नहीं था। इस अवधारणा को चेंज करके यानी कि बाल मनोविज्ञान की इस 12 वर्ष तक की अवधारणा को चेंज करके इसको 18 वर्ष तक का अध्ययन करना शुरू कर दिया गया। तो जो बाल मनोविज्ञान है उस बाल मनोविज्ञान का नवीन रूप क्या कहलाया? बाल विकास कहलाया। बाल विकास का तात्पर्य क्या हो गया? यहाँ पर गर्भ से लेकर के कितने वर्ष तक हो गया? 18 वर्ष तक का अध्ययन करना। और बाल मनोविज्ञान का क्या था? गर्भ से लेकर के 12 वर्ष तक यानी कि बाल्यावस्था के उपरांत तक का अध्ययन करना। तो बाल विकास जो है वो बाल विकास बाल मनोविज्ञान का ही परिवर्तित रूप है। सबसे पहला कथन ये ध्यान में रखना है कि जो बाल विकास है वो बाल मनोविज्ञान का रूपांतरित रूप है, या ये कह सकते हैं कि बाल विकास को पहले बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। बाल मनोविज्ञान का रूपांतरित या नवीन रूप है। ठीक है, पहली बात। अब ये ध्यान रखना है कि बाल का मतलब क्या हो गया? गर्भावस्था से कौन सी अवस्था तक? परिपक्वावस्था तक का अध्ययन। बाल विकास में गर्भावस्था से कौन सी अवस्था तक का? परिपक्वावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। जबकि बाल मनोविज्ञान में 0 से लेकर 12 वर्ष तक का अध्ययन होता था। समझ में आ गई बात? बाल विकास में गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक का अध्ययन होता है और बाल मनोविज्ञान में 0 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्थाओं का अध्ययन होता है। दोनों में अंतर इतना सा है कि इसके भी सारे पक्षों का अध्ययन होता था लेकिन 12 वर्ष तक होता था, जबकि बाल विकास में अध्ययन जो होता है वो परिपक्व होने तक शामिल किया जाता है। दो बातें यहाँ पर निकल कर आई हैं। अब इसका एक सारांश रूप ये देख लेते हैं कि बाल विकास का मोटे तौर पर अर्थ जो सभी पक्षों को, सभी परिभाषाओं को एकीकृत करने का काम करे वो पक्ष कौन सा है। तो ध्यान रखना, बाल विकास का मतलब होता है बालक के विकास के कितने पक्ष होते हैं मोटे तौर पर? एक तो होता है शरीर से जुड़ा हुआ। शरीर से जुड़ा हुआ कौन सा हो गया? शारीरिक। मन से जुड़ा हुआ कौन सा हो गया? मानसिक। और मानसिक को क्या कहते हैं? बौद्धिक। पहला विकास कौन सा? शारीरिक। दूसरा कौन सा? मानसिक। और तीसरा जो विकास है उस विकास का नाम है यहाँ पर सांवेगिक विकास, या उसको बोल सकते हैं अपन भावात्मक विकास। और चौथा जो विकास है वो है सामाजिक विकास, या इसको बोल सकते हैं व्यवहारिक विकास। बाल विकास का अर्थ समझ रहे हैं अपन? बालक के कौन सा पक्ष? शारीरिक पक्ष। और शारीरिक पक्ष में होने वाली गतिविधियों को बोलते हैं कामक क्रियाएं, या इसका नाम है मोटर। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, मानसिक का एक नाम है बौद्धिक, और इसी को बोलते हैं संज्ञानात्मक, जो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। संज्ञानात्मक पक्ष हो गया कॉग्निटिव। सांवेगिक पक्ष यानी कि इसी का दूसरा नाम है भावात्मक। और एक पक्ष हो गया सामाजिक, जिसका दूसरा नाम क्या है? व्यवहारिक। शारीरिक पक्ष में, मानसिक पक्ष में, सांवेगिक पक्ष में और सामाजिक या व्यवहारिक पक्ष में होने वाले, अब ये चारों पक्ष आ गए। इसके अलावा भी जैसे नैतिकता है, उसके अंदर नैतिक गुण है कि नहीं, इस प्रकार के विकास को नैतिक विकास भी बोल सकते हैं। इनके अंदर होने वाली एक तो यहाँ पर नाम है क्षमता, दूसरा नाम है योग्यता और तीसरा नाम है क्रियाशीलता।
बालक की शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, सांवेगिक क्षमता और सामाजिक क्षमता। शारीरिक योग्यता, मानसिक योग्यता, सांवेगिक योग्यता और सामाजिक योग्यता। शारीरिक क्रियाशीलता, मानसिक क्रियाशीलता, सांवेगिक क्रियाशीलता और सामाजिक क्रियाशीलता। यानी कि परिभाषा ये निकल कर के आए कि बालक के शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक क्षमताओं में, योग्यताओं में और क्रियाशीलता में होने वाला निरंतर प्रगतिशील परिवर्तन क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। बाल विकास कहलाता है। बाल विकास की अवधारणा ये आई है हमारे समझ में मोटे तौर पर कि बालक के सभी पक्षों में 4 पक्ष मोटे तौर पर शामिल है: शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक पक्ष। चारों पक्षों में, या ऐसे बोल सकते हैं सभी पक्षों में होने वाली क्षमता के रूप में, योग्यता के रूप में और क्रियाशीलता के रूप में जो निरंतर और प्रगतिशील परिवर्तन हो रहा है, उन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। यानी कि अगर आप बच्चे की अभिवृद्धि की बात कर रहे हो, अभिवृद्धि का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंदर जो मनोवैज्ञानिक शब्दावली में नाम है वो है समवृद्धि, जिसको ग्रोथ बोला जाता है। देखिए मनोविज्ञान में सिर्फ जो अपने वर्ड है उनका अर्थ समझना है अपने को। लगभग जैसे नाम यहाँ पर संज्ञान लिया, उस संज्ञान को हमने विज्ञान के अंदर मानसिक या भौतिक नाम दे दिया, लेकिन मनोविज्ञान अपनी शब्दावली में उसको संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव यहाँ पर पक्ष काम में ले रहा है। तो अब इतना सा ध्यान रखना है कि सभी पक्षों में कितनी क्षमताएं हैं, कितनी योग्यताएं हैं और कितनी क्रियाशीलता है, इन सभी का निरंतर प्रगतिशील अध्ययन करना क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। तो बाल विकास में सभी पक्षों की क्षमताओं का, योग्यताओं का और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब ये ध्यान रखना है कि बाल विकास के अंदर अध्ययन कब से लेकर कब तक होता है। तो कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि विकास आरंभ कहां से होता है, विकास की शुरुआत कहां से होती है। तो ध्यान रखना, जिस दिन गर्भ धारण होता है, गर्भ धारण के अंदर जब बच्चे का पहले दिन गर्भ धारण होता है, उस दिन उस बच्चे का आकार नील के बराबर था, छोटे से अंश के रूप में था, जिसकी अपन किसी कण के रूप में परिभाषा दे सकते हैं कि छोटा सा कण था वहां पर। उस दिन से लेकर जब बच्चा गर्भ में 9 माह तक रहा, तो ये जो अवस्था है ये है तो गर्भावस्था। लेकिन आप सोच सकते हो कि ये छोटा सा कण और 9 माह का जो बच्चा होता है, जिसका वजन 3.5 केजी के आसपास मान सकते हो या 8 पौंड के आसपास मान सकते हो आप। तो ये जो बच्चा है जो 9 महीने के अंदर 8 पौंड का या 3.5 केजी का हो गया, जिसकी लंबाई आप 20 इंच मान सकते हो या आप 1.5 फुट कह सकते हो। ये जो बच्चा 9 माह का है, जिसके अंदर वजन की बात करोगे तो 3.5 केजी, उसकी लंबाई की बात करोगे तो 20 इंच या 1.5 फुट हो जाएगा। और आप उसके दिमाग की बात करोगे तो उसके मस्तिष्क भी है, आंखें भी है, नाक भी है, हाथ भी है, पैर भी है। यानी कि जितना भी वो बालक पहले दिन जन्म ले रहा है, वो गर्भधारण के दिन और 9 माह के अंतराल में जो समय 9 महीने का आया, 270 से 80 दिन का जो समय आया, उस समय के दौरान उसने वो वृद्धि की है, उस समय के दौरान उसने अपना मानसिक विकास किया है, उस समय के दौरान उसने अपनी हलचलें अपने गर्भ, माता के गर्भ के अंदर उसको, माता को महसूस हुई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि गर्भ धारण से लेकर 9 माह तक भी अगर विकास शरीर का हो रहा है तो विकास तो हो ही रहा है, इसको बोल देंगे शारीरिक विकास। अगर शरीर बढ़ रहा है, शरीर के बढ़ने को वृद्धि कहते हैं। शरीर के बढ़ने को, मांसपेशियों और हड्डियों में होने वाले परिवर्तन को, होने वाली जो बढ़ोतरी है उसको वृद्धि कहा जाता है। लेकिन वो वृद्धि विकास का हिस्सा तो शामिल हो ही गई। इसका मतलब ये हुआ कि विकास कौन सी अवस्था से शुरू होता है? गर्भ अवस्था से। अब विकास में अगर नाम जोड़ दिया जाए बाल, ध्यान रखना, विकास में अगर नाम जोड़ दिया जाए बाल, तो वो बाल एक समय सीमा को निर्धारित कर देता है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप उस बच्चे के परिपक्व होने तक की बात कर रहे हो, 18 वर्ष तक की बात कर रहे हो। यहाँ पर बाल विकास नाम अगर जुड़ गया तो बाल विकास का मतलब हो जाएगा कौन सी अवस्था? गर्भावस्था। और कौन सी अवस्था तक हो जाएगा? परिपक्वावस्था तक।
तो बाल विकास में कहां से कहां तक का अध्ययन होता है? गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन होता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर केवल नाम आ जाए कि विकासात्मक मनोविज्ञान में कहां से कहां तक का अध्ययन किया जाता है, तो बात यहाँ पर बालक शब्द को हटा करके देखेंगे तो वही बात आ जाएगी कि यहाँ पर विकास जो है वो एक 40 साल के व्यक्ति का भी चलता रहता है, 50 साल के व्यक्ति का भी चलता रहता है और 60 साल के व्यक्ति का भी चलता रहता है। यदि आप शरीर की बात कर रहे हो, हड्डियों की बात कर रहे हो, तो वो ज्यादा बढ़ेगी नहीं। लेकिन अगर आप विकास की बात करें तो उसके जीवन में नए अनुभव बढ़ेंगे, नई कोई ना कोई सीख लेके आएगा। तो कहीं ना कहीं उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, कहीं ना कहीं वो अच्छी बात सीख रहा है। इसका मतलब उस व्यक्ति के, चाहे वो प्रौढ़ हो या वो युवा हो, चाहे वो व्यक्ति वयस्क हो, इन सभी के अंदर विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ तक कि व्यक्ति अगर मृत्यु के नजदीक है, वृद्धावस्था में है, उसका शरीर जर्जर हो गया है, उसका शरीर कमजोर हो गया है, फिर भी वो कोई ना कोई अनुभव की बात सीखता ही रहता है। तो ये अवस्थाएं जो विकास की है, जो गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक चली, हमने ये देखा कि विकास कहीं पर भी रुका नहीं। तो विकास कौन सी अवस्था से कौन सी अवस्था तक आ गया, यहाँ पर देखेंगे कि केवल जब विकास की बात की जा रही है तो गर्भ से लेकर के मृत्यु तक, यानी कि आजीवन चलता रहता है। लेकिन नाम यहाँ पर जुड़ गया बाल विकास, तो गर्भ से तो आरंभ होगा ही होगा। विकास हमेशा गर्भ से ही आरंभ होगा, यहाँ तक कि अभिवृद्धि भी गर्भ से ही आरंभ मानी जाती है। तो विकास जो है वो गर्भ से लेकर के यहाँ मृत्यु तक चलेगा, और बाल विकास है वो गर्भ से लेकर के परिपक्व अवस्था तक चलता रहता है। तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि विकास जीवन में गर्भ से लेकर के मृत्यु तक चलता है, और बाल नाम जुड़ गया तो उसका मतलब ये समझना है कि अब ये बाल एक उम्र को दर्शा रहा है जो 18 वर्ष के बाद परिपक्व हो जाएगी, जिसका यहाँ पर नाम परिपक्व अवस्था दिया गया है। किशोर अपनी अवस्थाओं को पूर्ण कर ले तो वो परिपक्व अवस्था में आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि गर्भ से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु को, 18 वर्ष तक के बालकों का अध्ययन करने को बाल विकास कहते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बाल विकास के अर्थ के बारे में, इसकी अवधारणाओं के बारे में। एक व्यक्ति हुए जिन्होंने बाल विकास के बारे में छोटी सी परिभाषा दी है, और बहुत ही शानदार परिभाषा दी है, जिनका नाम है क्रो एंड करो। आपने नाम सुना होगा क्रो एंड करो का। मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा अब तक हमने नहीं की है। मैं जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से उसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके याद करवाने की कोशिश करूंगा। और यकीन मानिएगा कि जितनी भी आपकी परिभाषाएं हैं वो सारी की सारी जो एग्जाम में आई हुई है, जो अपने बीएड के या बीएसटीसी के जो मूल किताबें लगती हैं, उन किताबों में जो परिभाषाएं हम उनको याद करेंगे। मार्केट के अंदर खूब सारी गाइड आती है, और हर कोई ये चाहता है कि मैं अपनी गाइड को प्रमोट करूं, मैं अपनी गाइड को प्रमोट करूं। मैं किसी भी किताब की पक्षधर नहीं हूं कि आप ये किताब पढ़ो। अगर आप मनोविज्ञान विषय को कवर करना चाह रहे हो, अपने तैयारी के लेवल को और हाई करना चाह रहे हो, तो आप एनसीईआरटी की जो 11th और 12th क्लास की किताबें हैं, उन किताबों को अगर खंगाल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले जो रीट के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो किसी एक प्रॉपर गाइड से ना होकर के 11वीं 12वीं के जो नोट्स किसी गाइड में लिख रखे हैं उन्हीं से आए हैं। तो आप लोग अन्य किसी किताबों का या मार्केट की अन्य किताबों को ढेर बनाने से अच्छा है कि 11वीं 12वीं की किताबों को पढ़ना स्टार्ट करें। ये जो अपना बाल विकास का टॉपिक है, ये 11th क्लास के 4th चैप्टर जिसका नाम है मानव विकास, 11th क्लास की एनसीईआरटी की जो 11वीं 12वीं क्लास की जो किताब है उसके अंदर ये चैप्टर है मानव विकास के नाम से। उस मानव विकास में से इस सारे चैप्टर के जितने भी अपनी गाइडों में आपको मैटर मिलेगा उनमें देखोगे तो ये तो सारा का सारा मैटर 11वीं क्लास की किताब के जो चौथा पार्ट मानव विकास है उससे लिया हुआ है और उसी का विस्तार किया हुआ है। तो हमने देखा बाल विकास में गर्भ से लेकर के 18 वर्ष तक का अध्ययन किया जाता है। अब जो बात करने जा रहे हैं परिभाषाओं की, तो एक परिभाषा दी थी क्रो एंड क्रो ने कहा था कि गर्भावस्था से लेकर के गर्भावस्था से कौन सी अवस्था तक, किशोरावस्था तक का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। परिभाषा पढ़ ली हमने कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक क्या कहलाता है, बाल विकास। इसने कहा था क्रो एंड करो ने। अब इसको ऐसे याद कर लेते हैं, करो एंड करो।
जब से हमें समझ होती है, जब हमें पेन या हमारी अंगुलियों की जो क्षमताएं हैं वो इतनी हो जाती है कि अपन हाथ में कलम, पेन, पेंसिल या चौक पकड़ सकते हैं, तब से लेकर के हमारे घर वाले हमारे को तब तक पढ़ाई करने के लिए कहते रहते हैं कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, जब तक हम क्या नहीं हो जाते, किशोर नहीं हो जाते। और किशोर के बाद की अवस्था कहलाती है परिपक्व अवस्था। और परिपक्व में व्यक्ति या बालक इतना परिपक्व हो जाता है कि अब वो खुद पढ़ेगा, मन करेगा तो, और मन नहीं करेगा तो फिर वो नहीं पढ़ेगा। इसका मतलब किशोर होने तक हमारे को पढ़ाई करने के लिए करो एंड करो के लिए प्रेशर डाला जाता है, या प्रेरित किया जाता है, या दबाव बनाया जाता है, या डराया जाता है। तो परिभाषा को याद करने का एक छोटा सा फॉर्मूला ये आ गया कि करो एंड करो, क्या पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि हमारा अभी बाल विकास पूरा नहीं हुआ है, इसलिए करो एंड करो गर्भावस्था से लेकर कौन सी अवस्था तक है, किशोर अवस्था तक। करो एंड करो से क्या बना, करो एंड करो। परिभाषा कौन सी हो जाएगी कि गर्भावस्था से लेकर कौन सी अवस्था तक है, किशोर अवस्था तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, बाल विकास। किसने कहा था, करो एंड करो ने। दूसरी जो परिभाषा है अपनी, वो परिभाषा है हरलोक की। हरलोक ने ये कहा था कि बाल विकास का तात्पर्य या बाल विकास से तात्पर्य केवल शारीरिक पक्ष से ना होकर सभी या अन्य पक्ष कौन से आ गए भाई, एक तो आ गया मानसिक पक्ष, दूसरा कौन सा, सामाजिक पक्ष, और तीसरा कौन सा, सामाजिक विकास से भी है। ध्यान रखना, हरलोक ने कहा था कि बाल विकास का अर्थ है केवल शारीरिक पक्ष से ही नहीं है शारीरिक पक्ष, लेकिन केवल नहीं है, शारीरिक पक्ष से ना होकर के अन्य पक्षों से भी है, जिनमें मानसिक आ गया, सामाजिक आ गया, सांवेगिक आ गया, व्यवहारिक आ गया, या फिर अन्य नाम जिसमें नैतिक विकास भी आ गए। तो हर लोक की तरफ, यानी कि सब तरफ लोक कर दो उसको, मानसिक पक्ष में भी लोक कर दो, सांवेगिक में भी लोक कर दो, सामाजिक में भी लोक कर दो, शारीरिक में तो है ही है। तो हर लोक, चारों तरफ सभी कमरों के लोक कर देने का मतलब होता है हरलोक। हरलोक ने परिभाषा दी कि सभी पक्षों का विकास होना चाहिए, केवल शारीरिक का नहीं होना चाहिए, केवल मेन गेट के लोक नहीं करना, सभी कमरों को लोक करना है। सभी कमरों के लोक करने का मतलब क्या हो गया, हरलोक। किसने कहा था ये, हरलोक ने कहा था। तो दो परिभाषाएं हैं, गर्भ से लेकर किशोर अवस्था तक के अध्ययन को बाल विकास कहते हैं, गर्भ से लेकर किशोर बनने तक करो पढ़ाई करो, किसने कहा, करो एंड करो ने। और हर लोक, हर चीज लोक करनी है। हर चीज का मतलब शारीरिक विकास को भी लोक करना है, मानसिक को भी, सांवेगिक को भी, सभी पक्षों को लोक करना है। ये किसने कहा था, हरलोक ने। तो दो मोटी मोटी परिभाषाएं जो हमारे पाठ्यक्रम की किताबों में है, जो हमने प्रशिक्षण लिया था उसमें है, वो मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है। एक परिभाषा वर्ग की और भी है। वर्ग का मतलब ये हो जाएगा कि गर्भ से लेकर किशोर अवस्था तक के अध्ययन को बाल विकास कहते हैं। ब और क, इसमें नाम है वर्ग। ब से बाल विकास, कैसे कौन सी अवस्था तक, किशोर अवस्था तक। कहा किसने, बर्क ने। सेम टू सेम ऐसी परिभाषा है, लेकिन ये परिभाषा ज्यादा फेमस है। अब अपन बाल विकास के कुछ जो शुरुआती तथ्य हैं, जो किस सन में, किस रूप में, कहां पर शुरुआत हुई, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हमने देखा कि बाल विकास का तात्पर्य क्या है, बाल विकास की अवधारणा क्या है, और बाल विकास की कुछ परिभाषाएं जो क्रो ने दी, और हरलोक ने दी, और बर्क ने दी। अब बात कर रहे हैं बाल विकास के तथ्य। आपने जॉन लोक का नाम सुना होगा, अभी नाम आया था हरलोक, अब का नाम है जॉन लोक। जॉन लोक ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था इसका, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। सर्वप्रथम अध्ययन करने के लिए इसने शिशु को कहा था कि शिशु किसके समान है, कोरे कागज के समान है। शिशु किसके समान है, कोरे कागज के समान है, जिसके ऊपर लिखने का कार्य कौन करेगा, शिक्षक। और उसको क्या प्रदान करेगा, अनुभव प्रदान करेगा, या अपने अनुभवों को उसको संप्रेषित करेगा। तो और जॉन लोक ने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था। तो शुरुआती अध्ययन की अगर बात की जाए तो जॉन लोक ने किया था कि जॉन लोक ने इनका अध्ययन किया। जॉन लोक ने शिशु को क्या बताया, कोरा कागज बताया। सर्वप्रथम अध्ययन आ जाएगा जॉन लोक के द्वारा। याद रखना, शिशु क्या होता है,
कोरा कागज। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, एक कोमेनियस नाम के व्यक्ति हुए, उन्होंने 1626 में, या ये मान सकते हो 17वीं सदी में, बाल विकास के बारे में एक स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी कि शिशु विद्यालय स्थापना की। आप फेसबुक यूज करते हो आजकल, तो फेसबुक पेज के ऊपर एक शिशु विद्यालय के नाम से एक पेज भी बना हुआ है। आप देखोगे तो उसमें शिशु की पढ़ाने की गतिविधियों के, खेल विधि के बारे में, मोटेंसरी विधि के बारे में, प्ले वे के बारे में, इन सभी के बारे में वहां पर डायग्राम्स वगैरह में मिल जाएंगे। शिशु विद्यालय इन्होंने शुरुआत की थी 1626 में। किसने की थी? कोमेनियस ने। कोमेनियस ने 1626 के अंदर स्कूल ऑफ इन्फेंसी स्थापना की। इसके बाद अगर आप बात करोगे 1774 में, तो वहां पर एक व्यक्ति आते हैं, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने 1774 में, सदी कौन सी होगी? 18वीं सदी। एक 3-3.5 वर्षीय अपना पुत्र उसका, जिसके ऊपर उसने बेबी बायोग्राफी तैयार की। इतना ध्यान रखना है कि 3.5-4 साल का जो खुद का उसका बालक था, उस बालक का उसने प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों के सापेक्ष एक उसने नोटबुक बनाई। उस नोटबुक में उसने शुरुआत से ही अध्ययन किया कि इस बालक में इतने दिनों के बाद कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, इतने दिनों बाद कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। तो उसने अपने बच्चे की एक बायोग्राफी तैयार करवा ली। उस बेबी बायोग्राफी बनाने के कारण ये जो अध्ययन है उसका, ये अध्ययन मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहलाया। सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? जॉन लॉक ने। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की? कोमेनियस ने। 1774 में या 18वीं सदी में पेस्टोलॉजी द्वारा कौन सा अध्ययन किया गया? मनोवैज्ञानिक अध्ययन। तो बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? पेस्टोलॉजी ने। उसने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र के ऊपर बेबी बायोग्राफी तैयार की। इसके बाद अगर आप बात करोगे तो 1873 के आसपास, 1873 के आसपास, सॉरी 1893 है ये, 1893 के आसपास एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है स्टैनली हॉल। 1893 के अंदर स्टैनली हॉल ने अमेरिका के अंदर 2 संस्थाएं खोली जिनका नाम था चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी नाम था चाइल्ड स्टडी सेंटर। यानी कि बच्चों की देखभाल के लिए संगठन बनाए इन्होंने और बच्चों के अध्ययन के लिए संगठन बनाया। और ये बनाया कब था? 1893 में। यानी कि कौन सी सदी होगी? 19वीं सदी में। 19वीं सदी में स्टैनली हॉल ने अमेरिका के अंदर बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। और बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत के सापेक्ष इन्होंने कुछ संगठन बनाए, देखभाल करते थे जो बच्चों की, और कुछ अध्ययन केंद्र बनाए। अध्ययन केंद्र और देखभाल करने के लिए कुछ संगठन बनाने के कारण इनको बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। बाल विकास का जनक किसको माना जाता है? स्टैनली हॉल को। स्टैनली हॉल, ध्यान रखना, स्टैनली हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक ने किया। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कोमेनियस ने की। 1774 में मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने का श्रेय पेस्टोलॉजी को जाता है। और 19वीं सदी के अंत में 1893 के आसपास स्टैनली हॉल ने अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। और इस कारण से, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत करने के कारण से इनको बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो प्रश्न को याद रखने का तरीका ये है कि बाल मनोविज्ञान का अगर जनक पूछे तब तो आपका उत्तर होगा पेस्टोलॉजी। और यदि आपको प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन या मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया सर्वप्रथम, तो उत्तर बाल वैज्ञानिक अध्ययन का उत्तर पेस्टोलॉजी हो जाएगा और बाल विकास का जनक का उत्तर क्या हो जाएगा? स्टैनली हॉल हो जाएगा। अब इसी के बीच में एक व्यक्ति का और भी नाम आता है जिसका नाम 1787 सन जो है, यानी कि 18वीं सदी जो है, तो 18वीं सदी के आसपास एक व्यक्ति जिनका नाम था टाइडमैन। इनको हम
इन्होंने एक विधि बताई थी जिसका ज्यादातर उपयोग असामान्य बालकों के अध्ययन के लिए किया जाता था। असामान्य बालकों के अध्ययन के लिए किया जाता था। इन्होंने एक विधि दी थी जिसका नाम है व्यक्ति इतिहास विधि। किसने दी थी? टाइडमैन ने। कौन सी विधि दी? व्यक्ति इतिहास। कब दी? 1787 में। और ये किस प्रकार के बालकों का अध्ययन करती है? असामान्य बालकों का अध्ययन करती है। इसलिए अगर आप इसको सीक्वेंस से देखेंगे तो सर्वप्रथम व्यक्ति का नाम जॉन लॉक आया। जॉन लॉक के बाद अगर आप देखोगे तो उस व्यक्ति का नाम जिसने सब इसके बाद शुरुआत की, कॉमेनियस। इसके बाद अगर आप देखोगे तो कॉमेनियस के बाद व्यक्ति का नाम आ जाएगा पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी के बाद अगर व्यक्ति को देखोगे तो व्यक्ति का नाम आ जाएगा टाइडमैन। और टाइडमैन के बाद अगर आप बात कर रहे हो तो व्यक्ति का नाम है स्टैनली हॉल। एक सीक्वेंस से याद रखना है। जो लोग शुरुआत कर रहा है, कॉमेनियस स्कूल ऑफ इन्फेंसी, शिशु वाले बालक विद्यालय बना रहा है। पेस्टोलॉजी वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर रहा है। टाइडमैन ने इसी को आगे और अधिक लोकप्रिय करने का प्रयास किया और इसको सफलता मिली। स्टैनली हॉल को अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत करने वाला न्यूयॉर्क शहर से किया था। इसके बाद अगर आप देखोगे तो भारत में जो शुरुआत है, भारत में इसकी शुरुआत जो है वो 1925 और 30 के मध्य में हुई और उसका श्रेय जाता है ताराबाई मोडेक को। ताराबाई मोडेक को इसका श्रेय जाता है। इन्होंने क्या किया? एक व्यक्ति हुए भारत के अंदर गिजुभाई बधेका। गिजुभाई बधेका वकील थे। ये अपनी स्टडी करने के लिए विदेश गए और वहां से आकर के इन्होंने अपने भाइयों के, अपने छोटे भाइयों के बाल बच्चों को जब पढ़ाई से परेशान देखा, जब उनके पढ़ने के लिए स्कूल के अंदर किताबों से कोई जुड़ाव नहीं है, विद्यालय में जाने से कतराते थे, पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, इन सब बातों से परेशान होकर के ये स्कूलों का सर्वे करने के लिए चले गए कि क्यों बच्चे अपने ज्यादा स्कूल जाने से कतराते हैं। और वहां जाकर इन्होंने देखा कि सारा का सारा प्रयास जो है वो किताबी ज्ञान पर दिया जा रहा है, जबकि किताबी ज्ञान तब होगा जब हम उस ज्ञान को लेने के लिए तत्पर होंगे। इसलिए बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए इन्होंने बाल मंदिर की स्थापना कर दी। और बाल मंदिर की स्थापना गिजुभाई बधेका ने जो की थी वो 2.5 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के मध्य के बालकों के लिए की। याद रखना, भारत के अंदर 1930 के अंदर गिजुभाई बधेका के द्वारा 1930 के आसपास कुछ बाल मंदिरों की स्थापना की गई जो कि 2.5 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के मध्य के बालकों के लिए थे। इससे पहले कहीं पर भी जो शिक्षा है वो बाल्यकाल से आरंभ हो रही है और हम जानते हैं कि आरटी के अंदर 6 से 14 वर्ष तक। इसका मतलब ये हुआ कि 6 साल से पहले तक के बालकों की पढ़ाई के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी और इस प्रकार की व्यवस्था करने का कार्य किया था गिजुभाई बधेका ने। तो ये जब ताराबाई मोडेक है, इनका इन स्कूल में जाना हुआ, बाल मंदिर में जाना हुआ और इसी से प्रभावित होकर के बाल मंदिर टाइप की शिक्षा को प्रदान करने का इन्होंने मानस बनाया। और इन्होंने जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, आंगनबाड़ी के अंदर आप जानते हो कि गांवों के अंदर जिस किसी के पास बड़ा दरवाजा होता है या बड़ी जमीन, थोड़ी खुली जमीन होती है, उन घरों के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की परमिशन दी गई थी। वहां क्यों दी गई थी? क्योंकि बच्चे को खेलने के लिए खेल का मैदान चाहिए और बच्चा वहीं पर खेल करके वहां आंगनबाड़ी के अंदर कोई ना कोई किसी कहानी से, किसी नाटक से, किसी कविता से कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त कर सके। इसलिए वहां पर आंगनबाड़ी, आंगन का मतलब ये जगह खेलने का और बाड़ी का मतलब वहां पर बच्चे उपस्थित हो सके। तो बच्चे एक आंगनबाड़ी के अंदर खेल सके ताकि उसका माहौल जो है वो फेमिलियर लग सके, पारिवारिक माहौल मिल सके बच्चे को। इस प्रकार की इन्होंने मन में ठानी और इन्होंने बाल मंदिरों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो भारत के अंदर जो बाल विकास है वो किसकी देन है? ताराबाई मोडेक की है। और ताराबाई मोडेक के अलावा जो मुख्य योगदान है वो किसका है? गिजुभाई बधेका का। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जॉन लॉक, कॉमेनियस, पेस्टोलॉजी, टाइडमैन, स्टैनली हॉल और भारत में शुरुआत किसने कर दी थी इसकी? 1930 में ताराबाई मोडेक के द्वारा। अब यहाँ पर जो लेटेस्ट जो आजकल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन रहे हैं वो इस प्रकार से बन रहे हैं कि अब भारत में शुरुआत जब 1930 में हो चुकी तो उसके बाद जो परिवर्तन आए हैं, अच्छा ये ध्यान रखना कि जो ताराबाई मोडेक है उनके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो मोंटेसरी है। कौन है? मोंटेसरी।
आप जानते हो कि मॉन्टेसरी ताराबाई मॉन्टेसरी विधि के अंदर क्या होता है कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो इसी से प्रभावित होकर ताराबाई मोडेक गिज्जूभाई बधेका से प्रभावित होकर के इन्होंने इस प्रकार की जो प्रचलन में था खेल विधियों के द्वारा बच्चों को खेल खेल में सिखाना, उसका घर का वातावरण देकर के उसका मन स्कूल में आने के लिए करना, तो इस प्रकार की इन्होंने शिक्षा करने का शुरुआत की। 1952 के आसपास एक व्यक्ति हुए जीन पियाजे, ये स्विस के थे और इनका सिद्धांत हर बार किसी न किसी रूप में एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में लेकर के आता है और रीट के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको ना पढ़ने का मतलब है कि हमने तैयारी जो की है वो लगभग 28-29 प्रश्नों की 30 प्रश्नों की नहीं की। तो जीन पियाजे जो स्विस देश के थे, जो शरीर शास्त्री थे, शरीर शास्त्री नहीं, वो पावलोव थे। तो जीन पियाजे ने जो है उन्होंने एक संज्ञान दिया, और संज्ञान देने का मतलब है कि आप बच्चे के कौन से पक्ष की बात कर रहे हो, ज्ञानात्मक पक्ष की बात कर रहे हो। अब तक सारे के सारे लोग बाल विकास को ये मानते थे कि इसके अंदर सभी पक्ष होते हैं, और जीन पियाजे का ये मानना था कि संज्ञान जो है वो सभी के वजह है। अगर बुद्धि होगी, ज्ञान बढ़ेगा तो सारे विकास अपने आप ऑटोमेटिक उससे प्रभावित होकर के हो जाएंगे। तो संज्ञानात्मक विकास को बाल विकास से जोड़ने का कार्य किसने किया? जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। कौन सी मनोविज्ञान का? विकासात्मक मनोविज्ञान का। ध्यान रखना, विकासात्मक का मतलब वही हो गया कि गर्भ से लेकर मृत्यु तक का। और बाल विकास का जनक कौन हो गए? स्टैनली हॉल। बाल विकास का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण या मनोवैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण किसने किया? पेस्टोलॉजी ने। अब इतना ध्यान रखना कि बाल विकास के जनक स्टैनली हॉल है और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? यहाँ पर नाम आ जाएगा जीन पियाजे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद अपन इसकी एक और कहानी जो वर्तमान समय में चल रही है बाल विकास की, कि बाल विकास में जो योगदान है वो भारत के अंदर किस रूप में माना जाता है, उसका वर्गीकरण किस रूप में माना जाता है। अगर आप उसको 3 भागों में बांटोगे, 4 भागों में बांटोगे, 5 भागों में बांटोगे, तो किस हिसाब से बांटोगे? तो बाल विकास के जो वर्गीकरण है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग बताए हैं। उसका भारतीय ग्रंथों में अलग वर्गीकरण है, हरलोक के द्वारा अलग वर्गीकरण है, उसका किसी अन्य व्यक्ति ने, रोस ने अलग वर्गीकरण बताया, क्रोनडेकर ने अलग वर्गीकरण बताया। तो ये जो वर्गीकरण है, डॉक्टर सेल ने उनका अलग वर्गीकरण बताया। तो अलग अलग वर्गीकरण के हिसाब से आप इनको अलग अलग भागों में पढ़ते हैं। लेकिन मोटे तौर पर बाल विकास के जो भाग हैं उनमें सबसे पहले जो आप देखते हो वो 0 से 6 वर्ष का काल है, जिसको आप शिशुअवस्था मान सकते हो। दूसरा जो काल है वो है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक का, जिसका नाम है बाल्यावस्था। और तीसरा जो काल है वो है 13 से लेकर के 18, जिसका नाम है किशोरावस्था। ये वर्गीकरण सर्वमान्य है, जिसको 18 के बाद के काल को परिपक्वावस्था बोलते हैं और 0 से पहले वाले काल को गर्भावस्था बोलते हैं। लेकिन ज्यादातर हमारे जो कंपटीशन में एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उनका अगर किसी मनोवैज्ञानिक से, किसी सिद्धांत से कोई भी लिंक नहीं जोड़ा जाता तो हम वर्गीकरण इस हिसाब से पढ़ते हैं। इसको 5 या 6 वर्ष भी बोला जाता है। 5 के अंत होने तक या 6 आरंभ होने तक एक ही बात है। अब जो हरलोक ने बाल विकास के बारे में जो कथन दिया, श्रीमती हरलोक ने जो कथन दिया था वो कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमती हरलोक के द्वारा जो विचार है वो विचार बाल विकास के बारे में क्या है? इन्होंने बताया कि किसी के आकार में होने वाला परिवर्तन, किसी के अनुपात में होने वाला परिवर्तन, या पुराने अंगों का लुप्त हो जाना और नए या नवीन अंगों का उदय हो जाना। 4 प्रकार के आधार बताए कि किसी के आकार में परिवर्तन हो रहा है, किसी के अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, पुराने अंगों का लुप्त हो जाना, गायब हो जाना, या
नवीन अंगों का उदय हो जाना, निकल जाना, ये क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। किसने बताया? श्रीमती हरलोक ने। श्रीमती हरलोक ने बताया था कि बाल विकास का मतलब किसी आकार में चेंज होना है। आकार में चेंज होने का मतलब ये होगा कि बच्चे का जब जन्म होता है उस समय जो बच्चे का आकार है उस आकार में धीरे धीरे क्या हो जाती है? वृद्धि होती रहती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। अनुपात में परिवर्तन का तात्पर्य ये हुआ कि जब बच्चे का जन्म होता है उस समय जो सिर है उसका आकार बाकी जो सिर है उसके आकार की बजाय में बड़ा होता है। लेकिन यदि जिस प्रकार से शरीर बढ़ रहा है उस प्रकार से यदि सिर बढ़ना शुरू हो जाए तो अपना जो सिर है उसका आकार तो मटके जैसा हो जाएगा। यानी कि ये जो अनुपात है वृद्धि का, ये अनुपात फिक्स है कि कौन सा अंग किस अनुपात में बढ़ेगा। जैसे बच्चे का जब जन्म होता है तो आप उसकी मुट्ठी को खोल करके देखोगे तो उसका अंगूठा जो है वो अंगूठा अंगुलियों के बराबर रहता है, थोड़ा सा छोटा रहता है। और वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो ये अंगूठा अंगुलियों के आधा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अनुपात में जो अंगूठे के अंगुलियों के सापेक्ष वृद्धि हो रही है वो वृद्धि इस अनुपात में कम हो रही है। दूसरी बात ये देखेंगे कि सबसे कम जो बदलाव होते हैं वो आंख में होते हैं। यानी कि बचपन के समय आंख जिस आकृति की होती है, जिस साइज की होती है, उसी साइज में नाम मात्र का सा परिवर्तन होता है या नगण्य परिवर्तन होता है। तो अनुपात में परिवर्तन होता है। पुराने अंगों का लुप्त हो जाना, जैसे बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो सबसे पहले जैसे जो दूध के दांत आते हैं, जिसको दूध के दांत इसलिए बोल सकते हैं कि वो दांत जब वो बच्चा दूध पीना बंद कर देता है तो याद करने के या कहावतों के तौर पर उसको दूध के दांत कहा गया है। तो दूध के दांत जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसके दूध के दांत धीरे धीरे गिर जाएंगे, जिनकी संख्या लगभग 20 मानी गई है, और वो दोबारा आने शुरू हो जाएंगे। तो जो दांत शुरुआत में आ रहे थे वो कोमल थे, स्वच्छ थे, वो साफ थे, और वो जो दोबारा दांत आएंगे उनका आकार किस प्रकार का होगा ये हमारे ऊपर या आनुवंशिकता के गुणों के ऊपर निर्भर करता है कि उनका आकार कैसा होगा। तो जो बालक बचपन से शुरुआती दिनों में आ रहा था तो दूध के दांत गिर गए, वो कोमल थे, मुलायम थे, और उसके बाद में जो नवीन अंग आ रहे हैं वो उदय हो जाएंगे। तो पुराने अंगों का लुप्त हो जाना, जिस प्रकार से बच्चा है उसकी कोमलता, उसकी नाजुकता वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी, और उसके बाद जैसे ही वो बालक से किशोर बनता है तो उसके अंदर दाढ़ी मूंछों का आना, उसके अंदर यौन परिपक्वता का आ जाना, और किशोरियों के अंदर जो युवती बनती है तो युवती बनने के कारण उसके स्तन का विकास होना, उसके शारीरिक अंगों का विकास होना, माहवारी का आरंभ होना, ये प्रकार के नए गुण आ जाते हैं। तो नए नवीन अंगों का उदय हो जाएगा और पुराने अंग क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे। श्रीमती हरलोक ने बताया थे कि आकार में चेंज होगा, अनुपात में चेंज होगा, पुराने अंग गायब और नवीन अंगों का क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा। ये 4 प्रकार के इन्होंने क्या बताए? परिवर्तन बताए। अब हम बाल विकास के बारे में कुछ चीज और पढ़ेंगे कि बाल विकास का आधार क्या है या बाल मनोविज्ञान का आधार क्या है। इसका आधार जो है बाल मनोविज्ञान का या बाल विकास का वो है बालक की आवश्यकताएं। बालक की आवश्यकताएं, बालक की आवश्यकताएं क्या हो सकती है? हम चाहते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास का मतलब है कि आप उसके शरीर का, मन का, संवेगों का, सामाजिकता का, नैतिकता का, अपने समाज के अनुरूप विकास करना चाहते हो, तो वो उसकी आवश्यकताएं हैं। उस आवश्यकता को पूरा करना वो हमारी भी आवश्यकताएं हैं, वो बालक की भी आवश्यकताएं हैं, और उनको पूरा करना ये हमारे बाल विकास का आधार है। और इस आवश्यकताओं को पूरा करने का औपचारिक कार्य शिक्षक के द्वारा हो रहा है। अनौपचारिक कार्य जो है, अनौपचारिक जो है वो माँ के द्वारा, प्रथम शिक्षिका के रूप में, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, खेल के मैदान के द्वारा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी वस्तु के माध्यम से, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से होता रहता है। तो आधार जो है वो है बालक की आवश्यकताएं। बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति औपचारिक रूप से विद्यालय में या कक्ष में कौन पूर्ति करेगा? शिक्षक करेगा। और अनौपचारिक रूप में आप जानते हो कि परिवार, समाज, मित्र मंडली और परिवार के सदस्य, आस पड़ोस सब जुड़े रहते हैं। बाल विकास का केंद्र जो क्या हो जाएगा? बालक हो जाएगा। विकास जो है, अब बाल का मतलब हम परिपक्व के सापेक्ष पढ़ चुके हैं, अब इसको छोड़ देते हैं एक बार, केवल विकास शब्द को अभी डिटेल से थोड़ा पढ़ लेते हैं कि विकास जो है वो क्या है। एक तो चीज होती है जो हमें जन्म से मिलती है, जिसको हमने बोल दिया वंशानुक्रम, या इसको हमने बोल दिया आनुवंशिकता, या इसको हमने बोल दिया जैविक, या इसका एक और नाम परिपक्वता देख लिया। अभी देखते हैं इसको ये किस प्रकार से है।
ये चार पक्ष एक ही दूसरे के पर्याय हैं जो कहीं पर किस रूप में आ जाते हैं। वंशानुक्रम कह दीजिए, आनुवंशिकता कह दीजिए, जैविक या परिपक्वता कह दीजिए, एक ही बात है। वंशानुक्रम के साथ में जो बातें जुड़ी है वो जुड़ी है यहाँ पर देखो, वंशानुक्रम आ गया। वंशानुक्रम का मतलब वंश से जो चीजें आती हैं उनको क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। और वंशानुक्रम के बाद में जो चीजें जुड़ेंगी वो हमें किससे मिलेंगी, वातावरण से। जैविक चीजें हैं, जैविक के बाद में जो चीजें मिली है वो हम ये मान लेते हैं कि ये सामाजिक चीजें हैं। ये भी हमें किससे मिला है, आनुवंशिकता से। आनुवंशिकता के बाद में क्या हो गया, ये अर्जित हो गया। और परिपक्वता के बाद में जो चीज हम अर्जित करेंगे उसका संदर्भ यहाँ पर क्या ले लिया गया, अधिगम ले लिया गया। चार पर्याय इस संदर्भ में है और चार ही पर्याय दूसरे संदर्भ में लिए जा रहे हैं। तो ये कहना, हम यहाँ पर ये समझना चाह रहे हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के गुणक के कारण ही जो परिणाम होते हैं उसे क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। वंशानुक्रम का मतलब ये मान लीजिए कि एक बच्चे का जब जन्म हुआ तो बाद में पता चला, जन्म के बाद पता चला कि वो लड़का है। इसका मतलब उसका लड़का होना या लड़की होना ये उसके वंशानुक्रम पर डिपेंड कर रहा है, गुणसूत्र पर डिपेंड कर रहा है। और गुणसूत्र क्या है, आनुवंशिकता कहलाती है। प्रश्न आ चुका है एग्जाम में कि आनुवंशिकता का वाहक क्या होता है, जीन होता है। और जीन किस में निहित होते हैं, गुणसूत्र में निहित होते हैं। अगर जीन और गुणसूत्र दोनों आए और उनमें से एक पूछा जाए कि वाहक कौन सा होगा तो उत्तर क्या होगा, जीन होगा। और जीन जब ऑप्शन में ना हो तो उत्तर क्या हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक गुणसूत्र हो जाएगा। और ये कितने कोष से निर्माण करते हैं तो उत्तर क्या आएगा, एक कोष से। पिछली बार एग्जाम में यही प्रश्न आया था कि हमारे जीवन का निर्माण कितने कोष से आरंभ होता है तो उत्तर क्या होगा, एक कोष से आरंभ होता है। तो विकास जो है वो जो हमें जन्म से मिला है, जैसे मान लो बच्चे का या बच्ची का जन्म हो गया, ये लड़का है, इस लड़के का जन्म हो गया, और यदि इसको वातावरण में O2 ना मिली, CO2 ना मिली, या फिर इसको जल ना मिला, या इसको कुछ भी खाने के लिए वातावरण ने कोई भी चीज हमें वातावरण से इसको प्रदान नहीं की, तो इस बच्चे का आगे कोई विकास नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही आपस में मिलकर के किसी के विकास में भागीदार बनते हैं, अकेला कोई नहीं होगा। इसको हमने वंशानुक्रम को आनुवंशिकता कह दिया और इसको हमने कह दिया अर्जित, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, सामाजिक। अब कोई चीज जैविक है जो जीवन से मिली है, जिसको जन्मजात बोल सकते हैं, और वो दूसरी जो चीज हमने पर्यावरण से ली, वातावरण से ली, जिसको हम सामाजिक बोल सकते हैं, दोनों का तात्पर्य क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। परिपक्वता का मतलब होता है उम्र के साथ किसी चीज का लगातार बढ़ते रहना, और ये चीज ऐसी है जो स्वाभाविक है, जो सरलता से हो जाती है या आसानी से हो जाती है। जबकि जन्म के बाद किसी चीज को सीखना एक जटिल प्रक्रिया है जिसको अर्जित करना पड़ता है। अधिगम को क्या करना पड़ेगा, अर्जित करना पड़ेगा। इसी संदर्भ में इसका पर्याय ये लिया गया है, यानी कि जो हम सीखते हैं जटिल प्रक्रिया है वो तो अधिगम के अंतर्गत आ जाएगी, और जो ऑटोमेटिक अपने आप में उम्र के साथ जो परिवर्तन आ रहे हैं जो कि स्वाभाविक हैं, वो स्वाभाविक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, परिपक्वता कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक 10 वर्ष के बालक को आप यदि 25 वर्ष वाला कोई काम करवाओगे, 25 वर्ष के जितना काम करवाओगे, तो स्वाभाविक सी चीज है, अगर उसने अधिगम कर रखा है तब तो वो काम कर देगा, अगर नहीं कर रखा तो वो काम तभी होगा जब वो 25 वर्ष का हो जाएगा। जैसे 5 माह के बालक से आप यदि ये कह रहे हो कि आप 50 केजी वजन उठा करके दिखाओ, तो वो इस काम के लिए परिपक्व नहीं है। मतलब परिपक्वता तभी होगी जब उसकी उम्र होगी, उम्र बढ़ेगी। तो परिपक्वता कैसी चीज होगी, जो स्वाभाविक है, सरलता से, आसानी से आ जाती है। जबकि अधिगम कैसी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, इसको क्या करना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो विकास का मतलब हमने ले लिया यहाँ पर डेवलपमेंट, जिसको हमने डी से इंगित किया। डी बराबर वंशानुक्रम का मतलब ये हो जाएगा कि हमने आनुवंशिकता की बात की है, हेरिडिटी की बात की है, जिसका हमने सिंबल एच ले लिया। और वातावरण जो है उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट, यानी कि ई। तो डी जो है वो एच गुना ई होता है। यहाँ पर एच का मतलब पूरक भी कह सकते हैं, गुणज भी कह सकते हैं। यानी कि विकास जो है वो वातावरण व आनुवंशिकता का गुणज होता है। क्या होता है, गुणज होता है। विकास किस किस का गुणज होता है, आनुवंशिकता का, और दूसरा किसका, वातावरण का।
या ऐसा कह सकते हैं कि जब अधिगम और परिपक्वता एक साथ आपस में जुड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, फिर वो विकास कहलाएगा। तो विकास के उदाहरणों के बारे में हमने देख लिया कि विकास जो है वो अधिगम और वातावरण, अधिगम का और परिपक्वता का, जैविक और सामाजिक, आनुवंशिकता का और सामाजिकता का, वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है, गुणक होता है, गुणज होता है। अब विकास का कोई ना कोई एक निश्चित क्रम होता है। पहले कौन सा विकास होगा, शारीरिक, उसके बाद कौन सा होगा, मानसिक, उसके बाद कौन सा होगा, सांवेगिक, और उसके बाद कौन सा विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। ये विकास के क्रम है। विकास के क्रम के अलावा अगर आप ये देखोगे कि अगर विकास में सबसे ज्यादा अहम कौन सा है, तो हमने कल भी 4H की बात की थी, क्रेस्टोलॉजी की बात की थी, जिसमें एक H से हेल्थ बना था। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य से लिया गया था, और स्वास्थ्य में आप देखोगे तो जुड़ाव हमारा कौन सा पक्ष होगा, कौन से पक्ष से हुआ, तो शारीरिक पक्ष से हुआ। अब बातचीत ये कर लेते हैं यहाँ पर कि एक व्यक्ति जिनका नाम था रूसो, और रूसो ने एक किताब लिखी थी, इमाइल ग्रंथ लिखा था, इमाइल। इस इमाइल के अंदर इन्होंने एक काल्पनिक शिष्य माना है, इसको काल्पनिक शिष्य माना है, और काल्पनिक शिष्य मान करके इन्होंने एक बच्चों की जो शिक्षा है, बच्चों की शिक्षा, इसके ऊपर अपने वक्तव्य दिए हैं। तो ये ध्यान रखना, वक्तव्य रूसो ने दिए। तो रूसो के विचार किस ग्रंथ में लिखे हुए, इमाइल ग्रंथ में। अब बाल विकास के बारे में हमने सारा डिटेल से पढ़ने का प्रयास किया। बाल विकास के मोटे तौर पर अगर आप सारांश रूप में देखना चाहते हैं तो इसका अर्थ होता है कि शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और व्यवहारिक पक्षों में क्षमता के रूप में, योग्यता के रूप में और क्रियाओं के रूप में होने वाले निरंतर प्रगतिशील परिवर्तन को क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। कुछ परिभाषाएं देखी क्रो एंड क्रो की, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने। और केवल शारीरिक ना होकर के सभी पक्षों में, हर लोक में होने वाले परिवर्तन को किसने बताया था, हरलोक ने। आज के लिए इतना ही। बाल विकास के बारे में और डिटेल से आगे विकास के टॉपिक को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।